हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी एच एजुकेशन अड्डा। एक बात आप लोगों से भी प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो इसी लेक्चर से आपके क्वेश्चन आए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। पहली वीडियो है साथियों, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। देर ना करते हुए साइंस के पहले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भौतिक विज्ञान। तो साथियों, भौतिक विज्ञान में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ों को पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेबस से पहले आपको ये बताना जरूरी समझा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये किससे किससे बना है भौतिक विज्ञान। ये बहुत जरूरी चीज़ है साथियों। तो आइए डिस्कस करते हैं देर ना करते हुए। भौतिक विज्ञान साथियों, सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, भौतिक विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी को जवाब देना है भौतिक विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई पूछ ले भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आप सभी को जवाब देना है साथियों संस्कृत भाषा का शब्द है। और यहीं पर आप सभी साथियों को मालूम ही होगा भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसे फिजिक्स के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से जाना जाता है? फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। अब एक बात और है यहाँ पर साथियों, जैसा कि आपको मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ, जो ये फिजिक्स शब्द है एक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है साथियों। किससे बना हुआ है? फ्यूसिस से। फिजिक्स जो शब्द है वो किससे बना है? तो फ्यूसिस शब्द से बना है। और जो ये फ्यूसिस शब्द है ना साथियों, ये कैसा शब्द है? तो ये साथी ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूँ, फिजिक्स किस शब्द से बना है? तो फ्यूसिस शब्द से बना है। और ये फ्यूसिस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है साथियों, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। नेचर मीन्स क्या होता है साथियों? प्रकृति होता है। आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने बात करा कि नेचर कहते हैं, नेचर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रकृति। क्या बोला जाता है साथियों? प्रकृति। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई साथियों, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आप सभी भाइयों को पता ही है कि जो प्रकृति है, प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ साथियों प्रकृति में ही विद्यमान है। तो इसका मतलब प्रकृति में ही तो बायोलॉजी भी आएगी साथियों। क्यों आएगी बायोलॉजी? क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु ये किसके अंतर्गत आते हैं? बायोलॉजी में। तो अभी हमने आपको एक वर्ड बताया, प्रकृति का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब यहाँ से एक मोटी मोटी बात निकल के आ रही साथियों, प्रकृति में ही तो सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन प्रकृति में भी जो भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाता है साथियों, वो द्रव्य और ऊर्जा के बीच जो अध्ययन होता है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछे कोई भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रकृति का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये बात में कोई शंका नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल द्रव्य और ऊर्जा के बीच ही अध्ययन किया जाता है साथियों। आई होप कि ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ आ रही होंगी साथियों। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा साथियों कि ये द्रव्य और ऊर्जा है क्या? इसके बारे में सर थोड़ी मोटी मोटी बात बता दीजिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना आए आपको। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे चीजों को। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आया साथियों द्रव्य, द्रव्य है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वस्तु स्थान घेरे जिसमें भार होता है वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं। जैसे अब मेज, यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, मेज है। अगर मेज को हम लोग कहीं पर रखेंगे साथियों, तो मेज क्या करेगा? कोई मतलब कहीं पर रखेंगे तो वो स्थान घेरेगा। अगर मेज का वेट करेंगे यानी भार करेंगे, तौलेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ वजन आएगा साथियों। अगर ये दोनों चीजें हैं तो किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर बात करें साथियों, किताब की बात कर लेते हैं। अब किताब को कहीं पर रखेंगे, मान लो बैग में रखते हैं, किसी स्थान पे रखते हैं, तो स्थान को कवर करेगा। और किताब का जब हम लोग वेट निकालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेट निकल के आएगा, भार निकल के आएगा साथ। अब इसी संदर्भ में आगे बात करें, पेन की बात कर लेते हैं। पेन में भी आपने देखा होगा अपना कुछ वेट होता है और प्लेस भी कवर करता है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाती है? द्रव्य के अंतर्गत आ जाती है। मैं आपको एक अपनी परिभाषा बताना चाहता हूं साथियों, यानी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं लगभग लगभग साथियों द्रव्य ही है। क्या है? द्रव्य ही है। क्यों द्रव्य है? आप किसी चीज का नाम ले लो मेरे भाई, मेज, पेंसिल, कलम, कुर्सी, तखत, दरवाजा, हवा, जी हाँ हवा, गैस, ये सब क्या है? स्थान घेरती हैं और इसमें भार भी होता है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब यहीं पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, क्या सर बेईमानी भी आपकी द्रव्य होगी क्या? बेईमानी हो गई, ईमानदारी हो गई, ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, क्या ये भी द्रव्य में आएंगे क्या? मैं कहूंगा भाई आप बता दो, जैसे लंबाई, गहराई, ऊंचाई, ये क्या कभी स्थान घेरती हैं क्या? क्या आपने कभी लंबाई को तौला है क्या? क्या आपने कभी ऊंचाई को तौला है क्या? नहीं तौला है ना मेरे भाई। यानी इसका मतलब सर वही चीज द्रव्य में आएंगी जिसका अपना क्या भार होगा, जो स्थान घेरेगा। तो हमने कहा इस ब्रह्मांड में 99.9% सारी चीजें क्या है मेरे भाई? द्रव्य ही है। आई होप कि ये चीजें आपको बिंदास तरीके से समझ में आ रही होंगी साथियों। अब वहीं पर बात करें ऊर्जा की,
तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता को। किसको मेरे भाई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर ये ऊर्जा का नाम भाई साहब मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक सेम ही होता है, दोनों का मात्रक मेरे भाई जूल ही होता है। याद रखना, ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक जूल ही होता है, दोनों का सेम मात्रक होता है मेरे भाई, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के आप लोग याद कर लेना मेरे भाई। ऊर्जा का मात्रक बताएं सर, जूल होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं साथियों। और मनुष्य को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो आप सभी भाइयों को पता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के माध्यम से ही हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है, और जो ऊर्जा मिलती है उसी की वजह से हम कोई वर्क, कोई कार्य कर पाते हैं साथियों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम समय में बेहतरीन नॉलेज देना ही ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल का काम है साथियों। तभी तो आप सभी साथियों का विश्वास बढ़ चला है और हम लोग 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं साथियों। इस सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल धमाकेदार क्लास दे रहा है आपको, जिससे अपने मुकाम को बहुत ही जल्द आप लोग पालेंगे साथियों, अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बात करें भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो इसे किसे कहा जाता है? तो सर आइजक न्यूटन को बोला जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सर आइजक न्यूटन को बोला जाता है। अच्छा, अगर भौतिक विज्ञान का पिता बोला गया होगा तो किसी ऐरे गैरे को तो नहीं बोल दिया गया होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। तो साथियों, इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक आई थी इनकी, जिसका नाम था प्रिंस प्रिया। क्या था साथियों? प्रिंस प्रिया पुस्तक था। इसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम, कौन सा नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण नियम, जड़त्व का नियम, बहुत सारे नियम दिए थे, जिस वजह से इन्हें क्या कहा था? भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया था। बात समझ आ रही है मेरे भाई? यानी इन्होंने ज्यादातर द्रव्य के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में अध्ययन किया था? द्रव्य के बारे में अध्ययन किया था। वैसे ये बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे साथियों, और इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंस प्रिया, और इस प्रिंस प्रिया में इंटर में मैथ है, द्विपद प्रमेय, अवकलन, समाकलन जैसे नियमों को देने का काम करते हैं सर आइजक न्यूटन, जिस वजह से इन्हें भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया साथियों। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जब आधुनिक वर्ड लग जाए ना साथियों, तो आपको फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए। जब आधुनिक वर्ड लग जाता है तब आपको बताना है अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है। अच्छा, अगर इन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता बोला गया होगा तो कोई रीजन रहा होगा साथियों। आप सभी को मैं बता दूं, इसका मुख्य कारण था कि इन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे हम लोग बोलते थे ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण। इसमें होता क्या था साथियों? इन्होंने इस समीकरण में यह बताने का प्रयास किया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में हम लोग किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर से मैं आपको चीजों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, क्यों कहा गया, रीजन क्या है। तो इन्होंने ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण दिया। इस समीकरण में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं साथियों। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब इसकी चाल, इसका वेग कितना होना चाहिए? प्रकाश के वेग के स्क्वायर के बराबर होगा, तब ये कंडीशन लागू होगी साथियों। अब यहाँ पर इस समीकरण में गौर कर रहे होंगे, ई वर्ड आ रहा है साथियों। ई वर्ड का मतलब होता है ऊर्जा। ई को इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एनर्जी। एम फार क्या होगा? मास होगा साथियों। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। और सी यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ना साथियों, ये प्रकाश के चाल की बात करता है, या निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करता है साथियों। अब आप सभी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आया हुआ फेमस क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन देखो किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप सभी को जवाब देना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप सभी को जवाब देना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मान किसने बताया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था मेरे भाई? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम प्रकाश की चाल साथियों हीरे में होती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो स्टार लगा के नोट करिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में। और निर्वात में होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर सबसे कम की बात करें तो हीरे में होती है साथियों, इसीलिए हीरा चमकदार भी दिखाई देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सिलेबस की बात करते हैं। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है साथियों। पहला जो चैप्टर है, पहला जो लेसन है, पहला जो टॉपिक है, वो आपके यहाँ साथियों मापन तथा मात्रक का है। मापन और मात्रक में साथियों सबसे पहले जो आपको समझना पढ़ना होता है वो होता है साथियों भौतिक राशियां। क्या होता है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर परिभाषा की बात करें ना साथियों, परिभाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन
जटिल परिभाषा को आसान बनाना ही ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल को ही कहते हैं साथियों। तो देखिएगा, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है भौतिक राशियां कहलाता है। वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाता है। भैया थोड़ी सी अभी आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो बिल्कुल बेहद बेहतरीन अंदाज में आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। साथियों यहाँ पे एक वर्ड आया है गुणधर्म। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो मेरे भाई ये कोई लेंथ की एक छड़ है, मान लिया ए बी लेंथ की कोई छड़ है। साथियों अगर ए बी लेंथ की कोई छड़ है तो सीधी सी बात है, अगर ये छड़ मान लिया कोई छड़ रखी हुई है यहाँ पे, तो छड़ का अपना क्या होगा? लंबाई होगी। क्या होगी साथी? लंबाई होगी। और छड़ का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। फिर से कोई छड़ है, अगर कोई छड़ है मेरे भाई तो इस छड़ की अपनी क्या होगी? लंबाई होगी और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और क्या हम लोग लंबाई को नाप सकते हैं मेरे भाई? बिल्कुल नापा जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं यह छड़ 1 मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी, मतलब कुछ ना कुछ लंबाई की ये छड़ जरूर होगी मेरे भाई। और इसका अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका मान 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी कुछ ना कुछ जरूर होगा मेरे भैया, या 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम कुछ ना कुछ जरूर होगा। यानी आप मोटी मोटी बात करें, अपने शब्दों में बात करें तो ऐसी राशियां जिनका मापन संभव है, जिनको हम लोग माप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। मापने का मतलब है जैसे इसकी अपनी कोई लंबाई होगी, कोई द्रव्यमान होगा, और अगर लंबाई है द्रव्यमान होगा तो इसका मतलब या तो ये 2 मीटर 2 सेंटीमीटर का होगा, या 5 केजी 2 केजी, या 2 ग्राम 3 ग्राम किसी ना किसी चीज की होगी साथियों। आई होप कि आपको भौतिक राशियां बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं साथियों। किस आधार पर? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक राशियां, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है साथियों। भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं मेरे भाई। निर्भरता के आधार पर ज्ञात की जाती हैं। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर, और दिशात्मक आधार पर ज्ञात की जा सकती है। अगर बात करें साथियों निर्भरता के आधार पर, अगर निर्भरता के आधार पर बात करें साथियों, तो निर्भरता के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इनको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िएगा, और मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में इन सभी राशियों को पढ़ाने का काम कर रहा हूंगा। अगर हम लोग दिशात्मक रूप में बात करें साथियों, तो दिशात्मक आधार पर ये 2 तरह की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। दिशात्मक आधार पर 2 तरह के, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो साथियों सबसे पहले हम मूल राशि की बात कर लेते हैं। तो मूल राशियां ये क्या होती हैं? स्वतंत्र राशियां होती हैं साथियों। स्वतंत्र राशियां का मतलब ये किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती हैं, इनका खुद का अपना एक अस्तित्व होता है। यानी अगर हम मोटी मोटी बात करें तो संपूर्ण भौतिक विज्ञान इसी में समाहित है। यानी जितना भी भौतिक विज्ञान है वो मूल राशियों से ही मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना हुआ है वो हम आगे के लेक्चर में आपको बताने का काम कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सके, मतलब ये जो मूल राशियां हैं इन्हीं की सहायता से ब्रह्मांड में, फिजिक्स में जितनी भी राशियां बनी हुई होंगी इन्हीं मूल राशियों से मिलकर के ही बनी हुई होंगी। इसीलिए मैंने कहा इन मूल राशियों में संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। अब आपको चीजें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब ये मूल राशियां कितने प्रकार की होती है साथियों? तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 तरीके की होती हैं, 7 प्रकार होते हैं इसके। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। साथियों इधर जो लिखा हुआ है ये इनके मात्रक हैं, जिन्हें हम लोग मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। यानी मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। कभी कभी आपसे मूल मात्रक भी पूछ सकते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं, क्योंकि मूल राशियां भी 7 होती हैं। तो 7 मूल राशियां इस प्रकार से: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। क्या इनको क्रम से याद रखना जरूरी है क्या? नहीं मेरे भाई, क्रम की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस याद होनी चाहिए। और याद करवाने के लिए थोड़ा सा हमने एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ताजे सेब पेड़ पर लदे, ध्यान से समझो, ताजे सेब पेड़ पर लदे, ता का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ता का मतलब क्या हो सकता है? ध्यान से देख के क्या आप लोग बता सकते हैं? ता का मतलब हो सकता है तापमान। जा का मतलब क्या होता है? ज्योति तीव्रता। से का मतलब क्या? से सेब लिखा है ना, सेब लिखा है तो सेब से सा ले लो। सा का मतलब क्या हो सकता है? समय हो सकता है साथियों। पेड़ को इग्नोर कर दो, पेड़ मतलब ये सेंटेंस बनाने के लिए पेड़ शब्द यूज किया गया था। अब पा का मतलब क्या हो सकता है? पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हैं ना भैया। रा का मतलब क्या हो सकता है? रा का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ला का मतलब क्या हो सकता है साथी? लंबाई से है। दास का मतलब क्या है? यहाँ से द्रव्यमान से है साथियों। दा का मतलब किससे है? द्रव्यमान से। आई होप कि आपको एकदम चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो साथियों आप सभी से विनम्र
रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन भरोसा करके देखिएगा, चीजों को हम बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखा देंगे साथियों। यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां, सबसे पहले व्युत्पन्न राशियां हैं क्या? अभी हमने बताया कि संपूर्ण भौतिक विज्ञान किसमें समाहित है? मूल राशियों में ही समाहित है। यानी ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं ना साथियों, ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। यानी जो आपकी मूल राशियां थी, मूल राशियों से ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, फिजिक्स में अन्य मात्रक बनाए गए हैं साथियों। कैसे बनाए गए हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई साथियों। तो लंबाई और चौड़ाई, कहीं ना कहीं लंबाई और चौड़ाई ये दोनों चीज होती है किसमें? क्षेत्रफल में। तो आप एक चीज देखें ना भाई साहब, लंबाई को किसमें नापा जाता है? मीटर में। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, और इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो अभी हमने आपको उससे पहले मूल मात्रक पढ़ाया था। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है, चौड़ाई का भी मूल मात्रक मीटर हो जाएगा, ऊंचाई का भी मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में दो वर्ड आए साथियों, क्षेत्रफल में दो वर्ड आए हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, क्योंकि लंबाई का मूल मात्रक मीटर, चौड़ाई का मूल मात्रक मीटर। जब मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और फिजिक्स में एक चीज हम आपको बता दें, और फिजिक्स में क्षेत्रफल का कभी भी आपसे मात्रक पूछा जाता है तो हमेशा साथियों आपको आयत का ही क्षेत्रफल लिया जाता है। आयत क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स में क्षेत्रफल कभी भी आ जाए तो समझ जाना आयत का क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्रफल लिया जाता है फिजिक्स में। इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई, और ये हमेशा 2D फिगर वाली होती है साथियों, जिसमें केवल लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई की बात नहीं होगी साथियों। अब आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन में क्या होता है साथियों? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। यानी लंबाई को का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। आप कहेंगे सर मूल मात्रक में हमने तो पढ़ा था केवल लंबाई, यहाँ से चौड़ाई और ऊंचाई तो एक्स्ट्रा आ रही है। तो आप सभी भाइयों को हम बताना चाह रहे हैं, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि लंबाई को भी मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं। अब इनका कितने बार मल्टीप्लाई हुआ मेरे भाई? तो 3 टाइम्स हुआ है, और 3 टाइम्स होने की वजह से मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा साथियों। अब घनत्व की बात करते हैं साथियों। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान अपान आयतन। यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। अगर घनत्व की परिभाषा जानने का प्रयास करें हम लोग तो आयतन को एक मान लो, एक मान लो, एक को क्या पढ़ा जाएगा? एकांक पढ़ा जाएगा। यानी एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान को साथियों क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और आप सभी भाइयों को अभी अच्छे से पढ़ाया गया है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, और अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये नियम अच्छे ढंग से आ रहे होंगे साथियों। अब यहीं पर बात कर रहे हैं पूरक राशियों की। तो ये दो प्रकार की होती है साथियों, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। ध्यान दीजिएगा, पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का अगर मात्रक आपसे पूछे तो जवाब देना है साथियों रेडियन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर भी टिक करिएगा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को बताना है रेडियन। अगर यहीं पर बात करें घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर दिशात्मक आधार पर बात कर लेते हैं। तो साथियों इसमें आता है सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सबसे पहले सदिश राशियों की बात कर लेते हैं साथियों। सदिश से आप वर्ड से ही पकड़ो ना, सा मतलब दिशा के साथ। सा का मतलब क्या है? ऐसा समझे दिशा के साथ, यानी किसी ना किसी चीज में क्या होता है? अपना परिमाण तो होता ही है, परिमाण के साथ में दिशा भी लग जाए ना, वो क्या होती है? सदिश राशियां होती है, जिसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है साथियों। यानी अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इनका उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में त्वरण का एग्जाम्पल आ चुका है। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे। सदिश राशियां कौन कौन सी? तो त्वरण, संवेग, विस्थापन आदि ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। सदिश राशियों की खासियत क्या है? इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है मेरे भाई। अब बात करते हैं अदिश राशियों की। तो अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जैसे चाल, समय, विद्युत धारा आदि मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक लेसन साथियों आपको पढ़ाएंगे हम लोग, स्पेशली सदिश और अदिश। उस चैप्टर में सदिश और अदिश को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज मेरे भाई, आज मेरी पहली क्लास थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप